सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर द बर्लिंगटन आर समाज फैमिली फॉर बीइंग विद मी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई। लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। तो आज मैं आपसे लोहड़ी और मकर संक्रांति पे बात करूंगा। आप सब मनाते भी हैं और जानते भी हैं इसके बारे में। कल के दिन यानी 13 जनवरी को पंजाब और नॉर्थ में लोहड़ी मनाई जाती है और सारे इंडिया में 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है। संक्रांति सब जगह मनती है अलग अलग नामों से। कहीं पीहू कहते हैं, कहीं कुछ पोंगल कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन सब जगह मनाई जाती है ऑल इंडिया में। अब एक बात ये समझिए कि हमारे जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो सब एग्रो बेस्ड हैं, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, फार्मर बेस्ड हैं, सब के सब। क्योंकि हमारी फार्मिंग इकोनॉमी होती थी और हमारा फार्मर्स जो थे वो मेन कंट्रीब्यूटर्स टू द सिस्टम थे। तो फार्मिंग के ऊपर ही सारा हमारा कल्चर बेस्ड था। वैसे सारी दुनिया का ही फार्मिंग पर बेस्ड होता है, तो इंडिया का भी था। तो हमारे फेस्टिवल सारे फार्मर्स के ऊपर ही बेस्ड थे। अब लोहड़ी के टाइम पे क्या होता है कि जब दिवाली हो चुकी होती है, दिवाली के समय जो फसल उसके पहले कट जाती है उसको दिवाली के आसपास दोबारा बो दिया जाता है। नई फसल को बो दिया जाता है और वो नई फसल अब लोहड़ी के आसपास आकर कट जाती है और रेडी हो जाती है। तो जब कट जाती है, रेडी हो जाती है, तो फिर फार्मर के लिए सेलिब्रेशन होती है क्योंकि वो इसको बेचते हैं और उनके पैसे आते हैं उनके घर में। तो इस समय लोहड़ी के समय जो फसलें होती हैं वो होती हैं गन्ने की, यानी कि ईख आख जो भी आप कहें, शुगर केन। और होती हैं तिल की, तिल के सीड्स की यानी सेसमी सीड की। और होती हैं गन्ने से गुड़ की। और उसके बाद फसल होती है मूंगफली की। अब ये जो चीजें हैं ये सारे इंडिया में होती हैं ऑल ओवर। अब जो गन्ने की फसल होती है उस गन्ने की फसल से ताजा और फ्रेश गुड़ बनता है। और गुड़ बनने के बाद उसके बाद ये तिल जो होती है उसके तिल के दाने उगते हैं और फिर उसके बाद मूंगफली ग्रो होती है। अब ये तीन चीजें क्योंकि प्रोमिनेंटली होती हैं इस सीजन में, तो इस सीजन की सारी मिठाइयाँ हमारी इन्हीं तीन चीजों की मिक्सचर से बनती हैं। तिल का आपने देखा होगा पुग्गा बनता है, ये ऐसी चीजें बनती हैं। तो तिल की मिठाइयाँ बनती हैं, चकली भी बनती है, फिर गुड़ की भी बनती है और उसमें पीनट भी दिया जाता है यानी मूंगफली भी दी जाती है। तो ये सब कुछ मिलकर हमारा लोहड़ी के फेस्टिवल में बनता है। अब एक बात और होती है कि क्योंकि दिवाली के आसपास या दिवाली से कुछ दिन पहले से शादियां बंद हो चुकी होती हैं, नई शादियां नहीं हो रही होती। तो उसके बाद जो सीजन खुलता है और उसमें अगर कोई भी फेस्टिविटी होती है, किसी की शादी होती है, किसी के घर बच्चा होता है, वो सारी की सारी फेस्टिविटीज इकट्ठी लोहड़ी के दिन मना ली जाती है। सारे गांव की, सारे कुटुंब की, सारे आसपास के लोगों की फेस्टिविटीज को लोहड़ी के दिन ही, नई शादियां, नए बच्चे जो होते हैं उसको मना लिया जाता है कि सबको बुला लीजिए, एक साथ मनाएंगे। लोहड़ी के दिन गन्नों को रख के गन्नों के साथ आग लगाई जाती है। तो जब गन्नों में आग लगाई जाती है और उसमें फिर मूंगफली दी जाती है, तो ये आपको पता होगा कि जब भी हम आग लगाते हैं या जिस भी चीज का हम हवन करते हैं और उसमें जिस चीज की भी हम आहुति देते हैं, वो सारा माइन्यूटेस्ट फॉर्म में स्मोक के साथ एटम्स बन के सारे एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाता है। तो ये सारा का सारा, सारे गन्ना और सारी मूंगफली और तिल सारे एनवायरनमेंट में फैल जाता है और सबके लिए गर्मियों में ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तिल लुब्रिकेशन देता है, जो गुड़ होता है वो लुब्रिकेशन और स्ट्रेंथ को बैठने की जगह देता है, और जो मूंगफली होती है वो प्रोटीन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से एक रेजिस्टेंस बिल्ड होती है टू टैकल दी विंटर सीजन, सर्दियों को टैकल करने के लिए। उसके लिए ये तीन चीजें हमारे यहाँ यूज होती हैं।
तो ये जो फेस्टिविटी है, हम लोग के सब फेस्टिवल्स कॉमन होते हैं, एक साथ मिलकर हम मनाया करते हैं। तो अपने अपने अकेले अकेले जाके घरों में हमारे फेस्टिवल्स नहीं हुआ करते। तो फेस्टिवल में हम फिर वो लोहड़ी के दिन सब इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर फिर वो आग भी जलाते हैं, नाचते भी हैं, गिद्दा भी डालते हैं, डांसिंग भी करते हैं, गाने भी गाते हैं। तो इसके ओकेजन के, आपको लोहड़ी के ओकेजन के गाने भी मिल जाएंगे और डांस भी मिल जाएंगे। और कलरफुल ड्रेसेस तो हमारे यहाँ खैर होती ही हैं हमेशा। म्यूजिक एंड ड्रेस इज ऑलवेज कलरफुल। तो लोहड़ी तो इस तरह मनाई जाती है 13 को। 14 को जो संक्रांति मनाई जाती है, 14 जनवरी को, ये अकेला ऐसा हमारा फेस्टिवल है जो सन के ऊपर बेस्ड है, या सूर्य के ऊपर, सूरज के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि हमारे बाकी सारे फेस्टिवल्स मून के ऊपर बेस्ड होते हैं। मून का ही होती है अमावस्या जब हम दिवाली मनाते हैं, और मून की ही पूर्णिमा होती है जब हम होली मनाते हैं। और मून का ही दशहरा होता है, मून से ही नवरात्रि स्टार्ट होते हैं। तो मून की डेट्स पर चलते हैं सबके सब, पर अकेला फेस्टिवल जो सन की डेट पे होता है वो संक्रांति का होता है। इसीलिए इसकी डेट जो है वो 14 जनवरी की फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करती। अब 14 जनवरी को क्या होता है? 14 जनवरी को ये होता है कि जो सूरज 22 दिसंबर से उत्तरायण पर आ गया होता है, ऊपर कुछ होता है, यानी कि अर्थ के इक्वेटर से वो ऊपर चलना शुरू करता है सूरज। वो 14 जनवरी को लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आ जाता है। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर से गुजरती है। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जब सन आता है तो क्या होता है कि अब तक जो सन की रेज थी, वो सन की रेज के अंदर एक्टिविटी और उसका असर या अफेक्ट अलग था। वो विंटर सीजन का, यानी कि साउथ तक जब सन था तो उसका अलग था। कैप्रिकॉर्न के ऊपर आते ही सन की रेज डिफरेंट टाइप की हो जाती है, अलग टाइप की हो जाती है। इसीलिए इसीलिए इस दिन बहुत जगह लोगों को कहा जाता है कि अब गुजरात में लोग काइट उड़ाते हैं, सारा दिन काइट उड़ाते हैं ताकि वो सन की रेज को एब्जॉर्ब कर सके अपने शरीर में। बिकॉज दिस इज द डे व्हेन इट इज वेरी गुड टू एब्जॉर्ब द सन्स रेज। एक तो सर्दी होती है इसलिए गर्मी नहीं लगती, ऊपर से अगर सन की रे पड़ती है तो इमीडिएटली विटामिन डी अंदर शरीर में मिलती है। इसके अलावा जो ये दिन होता है, अब कैप्रिकॉर्न तो एक इमेजिनरी लाइन है, बट ये एक हमारे जियोग्राफिकल सच्चाई है कि सूरज की किरण इस दिन ही, सूरज की पोजीशन ऐसी होती है कि इसके बाद उसकी उसकी रेज में फर्क आ जाता है, सूरज की रेज में। ऑफ कोर्स ये एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, क्योंकि सूरज तो द्यूलोक में है, और द्यूलोक से जब रेज निकलती हैं और अंतरिक्ष से फिर पृथ्वी पर आती हैं, तो उनका अपना अपना स्वरूप चेंज होता रहता है। हमारे वेदों में 1000 टाइप ऑफ रेज के नाम दिए हुए हैं कि ये ऐसी रेज होती हैं, ये ऐसी रेज होती हैं, ये जमीन में कुछ लेके आती हैं, ये जमीन से उठाती हैं। इस तरह रेज का अलग अलग नाम और उनकी एक्टिविटीज, 1000 टाइप की रेज हमको बताई गई है। अब ऐसे ही जब ये मकर संक्रांति होती है तो सूरज की रेज जो है वो अलग तरह से असर करती है। अब इसके असर के साथ ये होता है कि सूरज की रेज होती हैं और सूरज की पोजीशन होती है, उससे हर चीज के ऊपर असर होता है। मून के ऊपर भी होता है, अर्थ के ऊपर भी होता है। तो इस समय ये होता है कि पिछले 15-20 दिन से, एक महीने से लेकर अगले 15-20 दिन, एक महीने तक, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं दुनिया में, तालाब होते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं, उनका वाटर लेवल लोएस्ट लेवल पर आ जाता है, एकदम नीचे तक। इसीलिए ये सीजन में, या 14 जनवरी को, गंगा सागर का मेला लगता है। क्योंकि वो टापू या वो आइलैंड जो कि सारा साल पानी के नीचे डूबा रहता है, दिखता भी नहीं है, वो सिर्फ इस सीजन में सरफेस हो जाता है। और लोग वहां पर जाते हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और गंगा सागर का मेला लगता है उस टापू के ऊपर, उस टापू के ऊपर ही लगता है। अब वो साउथ ऑफ बंगाल है, तो वो साउथ ऑफ गंगा के नीचे होता है। और कलकत्ते से ही जाते हैं सब लोग जो उस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं, एंजॉय करते हैं।
लाखों की भीड़ होती है, बहुत लोग जाया करते हैं उसमें। एक बात और क्या होती है कि क्योंकि इस सीजन में वाटर बॉडीज का पानी नीचे हो जाता है, तो ये माना जाता है कि जो पानी ऊपर का है वो तो सब सूख गया या ड्राई हो गया या इवेपोरेट हो। तो जो क्रक्स होता है उस नदी का, किसी भी नदी का या किसी भी तालाब का जो क्रक्स है, उस पानी का जो मेन फीचर है, मेन क्वालिटी, मेन गुण है, वो अब कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से उस नदी में या वाटर बॉडी में है। इसीलिए लोग इस समय नदियों में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि अगर उस पानी का अपने बॉडी या शरीर में कोई लाभ लेना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज द वाटर इज कॉन्सेंट्रेटेड मिनिमम एंड यू कैन कंफर्टेबली गो इन एंड टेक अ डिप। चाहे वो गंगा सागर का समुंदर हो जिसमें लोग डुबकी लगाते हैं, और चाहे वो हरिद्वार में हो, और चाहे वो कुंभ में हो, या कहीं भी हो, दिस इज द टाइम व्हेन पीपल टेक डिप। नर्मदा में भी होता है, गोदावरी में भी होता है, तो हर नदी में, कृष्णा में भी होता है, तो हर नदी में ये सेलिब्रेशन मनाया जाता है। और ये वाटर बॉडी और सन के साथ कनेक्टेड सेल्फ फेस्टिविटी है जो हमारी होती है। इसके अलावा सारे इंडिया में इस सीजन में जो फसल उग के आ गई है, वो एक ही फसल है। तो साउथ में भी तिल भी है, गुड़ भी है, और मूंगफली भी है। नॉर्थ में भी यही है। तो इन्हीं चीजों की मिठाइयाँ बनती है, इन्हीं चीजों का आसपास लेन देन होता है, लोग खाते हैं। और साउथ में क्योंकि तिल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है, क्योंकि वो अपनी कुकिंग तिल के तेल में ही करते हैं, तो इसीलिए जो उनके पास तिल का भंडार आ जाता है सेसमी ऑयल बनाने के लिए, सेसमी इकट्ठी हो जाती है, चाहे वो काला तिल हो चाहे वाइट तिल हो, उनके पास आ जाता है, तो ये उनके लिए सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि सारा साल उनको तेल मिलेगा। इसके अलावा मूंगफली एक ऐसी आइटम है जो कि महाराष्ट्र में भी, साउथ में भी, कई जगहों में प्रोमिनेंट फूड आइटम है। कई किस्म के खानों में डाली जाती है, खाने के साथ खाते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे रवा हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ डाल के खाते हैं। तो जब मूंगफली की भी फसल अच्छी हो जाती है तो भंडार भर जाते हैं। अच्छा लगता है सबको कि हमारे पास काफी भंडार आ गया मूंगफली का। सो मूंगफली, गुड़, और सेसमी या तिल। अब यहाँ पर यह देखने की बात है कि इस सीजन में गुड़ की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि फ्रेश जो गन्ना है, वो फ्रेश गन्ने से सबसे पहली चीज जो बनती है, उसको फर्मेंट करके या उसको हीट अप, आग लगा के हीट करके, वो गुड़ ही बनती है। गुड़ से चीनी बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो यहाँ चीनी का जिक्र नहीं है। और वैसे भी इंडियन फूड के अंदर या इंडियन सिस्टम के अंदर चीनी जो है, जो व्हाइट शुगर है, वो इंट्रोड्यूस ही हुई है बाय द फॉरेनर्स। वो बाहर के लोगों ने इंट्रोड्यूस की है। हमारे यहाँ उसको खांड सारी कहते थे। वो खांड सारी वो होती थी जिसको हम ब्राउन शुगर कहते हैं। तो हमारे यहाँ सब चीजें ब्राउन शुगर से ही होती थी, खांड सारी कहते थे उसको। चीनी से हमारे यहाँ, यानी कि व्हाइट शुगर से हमारे यहाँ कुछ नहीं होता था। ये हमारे कल्चर की चीज नहीं है। अगर आप छोड़ सकेंगे तो बहुत खुश होंगे, अच्छी हेल्थ रहेगी आपकी। खैर, तो ये इंडिया की फेस्टिविटीज के मेन चीजें हैं। अब ये हमारी हर फेस्टिविटी के साथ कोई ना कोई देवता, कोई ना कोई प्रेयर्स, कोई ना कोई भगवान जुड़ा होता है। तो आज के लिए जो पूजा होती है मोस्टली वो सन गॉड की होती है, सूरज की होती है, या सन गॉड के साथ एसोसिएटेड और जितने भी भगवान उस तरह के हैं हमारे देवी देवता, उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा हुआ करती है। सन गॉड की इसीलिए होती है क्योंकि आज सन की रेज जो है वो डिफरेंट हो गई हैं, और मैन काइंड के लिए, हम लोगों के लिए उसका अलग लाभ या फायदा होगा। अब होगा ये कि 14 जनवरी से लेकर और दी हमारे रक्षाबंधन यानी कि अगस्त तक, जबकि बरसातें आएंगी, और बरसातों के बाद जो मौसम उसके बाद आएगा, यानी कि सावन भादों के बाद, भाद्रपद के बाद, तो समझ लीजिए सितंबर के बाद, तब तक ये सूरज जो है वो इस तरह की किरणें देगा कि फसल बहुत अच्छी होगी। पानी तो होगा, बरसात भी होगी, मगर फसल बहुत अच्छी होगी। तो फिर वो जब फसल कटेगी तब हम दिवाली मनाएंगे। तो ये चक्कर जो है, साइकिल जो है, ये साइकिल को रिस्पेक्ट करके हम ये फेस्टिविटीज और त्योहार मनाते हैं।
और ये वाला त्योहार जो है मकर संक्रांति का, वो होता ही इसलिए है कि हम सूरज की पोजीशन को सेलिब्रेट करते हैं, कि जब सूरज हमारे कैप्रिकॉर्न में आ गया है हम तब सेलिब्रेट करते हैं। अब बड़ी अजीब चीज देखिए आप, सूरज जैसे कैप्रिकॉर्न में आता है, इसी तरह साउथ में जब ट्रैवल करता है तो सूरज लाइन ऑफ कैंसर के ऊपर भी पहुंचता है। लाइन ऑफ कैंसर के ऊपर जब सूरज पहुंचता है तो ऐसे कंट्रीज या देश आपको नहीं मिलेंगे, चाहे अफ्रीका हो या साउथ अमेरिका हो, कि जिसमें कैप्रिकॉर्न की सेलिब्रेशंस हमारे तरह की जाती है, या लाइन ऑफ कैंसर की। अफ्रीका में कुछ कंट्रीज हैं जिसमें कि लाइन ऑफ कैंसर पे जब सूरज आता है तो सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, अपने तरीके से करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा हमारी तरह से नहीं होता, क्योंकि ये इंडिया का सब कॉन्टिनेंट जो है, इसके ऊपर जितना इसका अच्छा असर होता है, उतना इसका अच्छा असर लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला कहीं पर भी सूरज का नहीं होता। सो यू कैन से वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर born in that country, or we belong to that country, and that is where this whole activity takes place of the sun. तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो लोहड़ी और मकर संक्रांति एक दिन आगे पीछे सेलिब्रेट होते हैं, और वो सेलिब्रेशन का यही मेन क्रक्स या मेन आइडिया है, और मेन उसका पीछे स्टोरीज यही है। अब आपने अगर इसके पीछे और भी स्टोरीज हैं, बहुत सारी पौराणिक कहानियां बनाई हुई हैं, ये वो बताई हुई है बहुत सारी, मैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं, और मैं उनको ज़्यादा वजन भी नहीं देता उनके लिए, क्योंकि वो कहानियां जो बनी हुई हैं कि इस दिन इसने ये इसको राक्षस को मार दिया, ये देवता आ गया, इसने ये, वो सब मैं नहीं देखा सुना करता नॉर्मली। तो मैं लॉजिकल और साइंटिफिक बातों के ऊपर ही बिलीव करता हूँ। जो हमारा वैदिक कल्चर है वो वही है। तो ये है हमारा मेन फॉर लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। अब आपने कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए मेरे से, कोई बात करनी हो तो बात कर लीजिए बेशक। किसी के पास कोई सवाल है? हाँ। पीयूष जी, मतलब मुझे पता नहीं है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ, सेम टॉपिक है। लोहड़ी का फेस्टिवल क्या पंजाबी फेस्टिवल नहीं होता? नहीं, कि मेरे हिसाब से मैंने लोहड़ी का फेस्टिवल बेसिकली पंजाबी होता है, लेकिन अब हम लोगों ने उस एरिया को डिवाइड कर दिया ना, पंजाब में से हिमाचल निकल गया, हिमाचल के साथ साथ हरियाणा निकल गया, दिल्ली अलग हो गई। तो ये सारा एरिया वही लोहड़ी बनाया करता था, क्योंकि ये सारा एक टाइम में ओल्ड पंजाब का एरिया था, जम्मू भी उसके अंदर ही था। तो ये सारा एरिया लोहड़ी मनाया करता था, आज भी मनाता है, लेकिन इसको हम बेसिकली पंजाबी फेस्टिवल ही कहते हैं। अब ये पंजाबी फेस्टिवल के अंदर अंदर सिखों ने अपना एक अलग फेस्टिवल बना लिया, जिसको वो मागी मागी कहते हैं। आपने सुना होगा कि मागी का फेस्टिवल होता है। वो उन्होंने, सिखों ने लोहड़ी का ही एक फॉर्मेट बना के कह दिया हमारा तो जी मागी होता है, हम लोहड़ी नहीं मनाते अब। और ये दिस इज हैपनिंग ओवर द एजेस। बट लोहड़ी इज अ फेस्टिवल ऑफ ऑल ऑफ दिस बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। यूपी के कई जगह भी मनाया जाता है लोहड़ी। ठीक है। हाँ जी, और कोई पूछेंगे कुछ क्वेश्चन, किसी के दिमाग में, किसी के मन में कुछ हो, कोई और सब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? म्यूजिक क्लास वाला। वो जो कहानी कहते हैं लोहड़ी के ऊपर, दूल्हे ने मतलब लड़कियों को मुगल आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। एक कहानी थी जो जिसमें था कि दूल्हा भट्टी वाला मुगल लोग लड़कियों को ले जाते थे, इसलिए कन्याओं की उन्होंने जल्दी शादी करनी शुरू की। दैट टाइम ऐसे ही मुगल ने लड़कियों को लेके जाने लगे। तो वो एक दूल्हा था, ही वॉज डाकू, बट वो पैसा अमीरों से इकट्ठा करके गरीबों का भला करता था। तो उसको उन्होंने अप्रोच किया, तो उसने फिर उसकी बेटी की शादी की। जिस दिन मुसलमानों ने लेके जाना था उससे एक दिन पहले ही रात को शादी कर दी। पहले दिन में ही शादियां हुआ करती थी हमारे यहाँ, तब से फिर रात में होने लगी क्योंकि मुगल दिन में लड़कियों को ले जाते थे। तो ये स्टोरी क्या काल्पनिक है या मुझे रियलिटी ये है? हो सकता है, इट माइट बी एन इवेंट इन द हिस्ट्री दैट हैपेंड ऑन दैट डे, इट्स पॉसिबल।
इट्स पॉसिबल। लेकिन ये फेस्टिवल तो हमारे यहाँ मनाया जा रहा है मच बिफोर द मुगल्स केम और एनीथिंग बिफोर दैट, तो ये फेस्टिवल की तो कोई डेट नहीं है। लोहड़ी का फेस्टिवल तो आप कह सकती हैं हजारों हजारों साल से, लाखों सालों से मनाया जा रहा है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उस दिन स्टार्ट हुआ है ये, बट इट्स पॉसिबल दैट देयर मस्ट बी a historical event that attached to this date. इट्स पॉसिबल। वैसे आपको एक बात बताता हूँ कि पुराने जमाने में जब बिफोर द मुगल्स केम इनटू इंडिया, गौतम बुद्ध के आसपास या उसके बाद के टाइम में, गुप्ता डायनेस्टी जब थी या मौर्य डायनेस्टी जब थी, हम लोग के यहाँ शादियां जो होती थी वो कलेक्टिवली सारे गांव में 5 7 10 20 शादियां एक साथ होती थी। हमारे यहाँ ये प्रथा होती थी। तो ये ऐसा ही होता था कि जिस दिन लोहड़ी मनाई जाएगी उसके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 4 दिन पहले कलेक्टिवली शादियां हो जाया करती थी। फिर उनका एक साथ पार्टी जो थी वो लोहड़ी के दिन हो जाती थी। तो सबका खाना पीना एक साथ, सबका नाचना गाना एक साथ, कलेक्टिव खर्चा, कलेक्टिव शादी। तो ये होता ही नहीं था कि कोई गरीब है तो उसके पास कम पैसा है वो पार्टी नहीं दे सकता, कोई अमीर है वो बहुत बड़ी पार्टी, ऐसा कुछ नहीं होता था। आपको पता होगा हमारे गांव पंजाब में एक बात कही जाती है कि तियां सांझियां होंगी। ये हमारे यहाँ कही जाती थी बात। मैंने तो मैंने तो बात अपने फादर के मुंह से सुनी हुई है बहुत बार। तो तियां सांझियां होता है का मतलब यही होता था कि जो बेटियां होती हैं वो सबकी कॉमन बेटियां होती हैं, बेटियां सबकी बेटियां होती हैं, सारे गांव की बेटी बेटी होती है। तो ये जो एक फेस्टिविटी थी ना वो इस फीलिंग से ही निकल कर आई थी कि उन दिनों शादियां ऐसे ही होती थी। और शादियां हमारे यहाँ दिन में ही होती थी। और एक्सेप्शन के अलावा आज भी शादी जो है वो दिन में ही होनी चाहिए, क्योंकि दिन की ही शादी अच्छी समझी जाती है। आप लोगों ने अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है तो महर्षि दयानंद भी दिन की शादी ही रेकमेंड करते हैं। तो शादी दिन में ही होनी चाहिए हमेशा। हाँ जी, और क्या कहेंगे, कोई पूछेंगे? एनीबॉडी एल्स, एनी कमेंट्स? ठीक है फिर, तो अगली बार, हाँ जी अगली बार मिलें फिर। तो नेक्स्ट टाइम अपना वो प्रार्थना मंत्र वाला वो कैरी ऑन करूंगा। आज डिविएट हो गए हाँ हम जी। थोड़े से। तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्ते, और थैंक यू फॉर थैंक यू, लिसनिंग टू मी। थैंक यू। थैंक यू।